गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के। और आज तो कल तो आपके साथ क्लास नहीं हुई थी, है ना। अभी अगर आपकी क्लास चल गई हो तो मुझे एक बार बताना। आज सही चल रहा है माहौल। अच्छा, कल मैं जब यूट्यूब पे क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्लास क्यों नहीं हो रही है हमारे बैच में। भैया क्लास आपके बैच में कल ही तो नहीं हुई है, परसों क्लास थी आपके बैच में, पर वो कुछ इंटरनेट का कुछ इशू आ गया था तो फिर वो क्लास आपको पता ही है, हमने बहुत देर तक प्रयास भी किया और फिर बाद में वो कैंसिल करानी पड़ी क्लास वो। तो केवल जो ऑफ है आपके बैच में बेटा वो केवल कल हुआ, क्योंकि कल इसी टाइम पे मेरी ऑफलाइन में क्लास थी और फिर वो टाइम मैनेज हो नहीं पाया। बाकी टाइम पे भी कोई ना कोई क्लास थी तो इस वजह से तो कोई क्लास आपके से ऑफ नहीं हुई है। ठीक है, तो क्लास लाइव हो गया कि नहीं एक बार मुझे बताएंगे। हम्म। किसी क्लास से राधे राधे सर, 2 दिन बाद दर्शन हुए हैं। 2 दिन नहीं बेटा, परसों भी दर्शन हुए थे, बस परसों क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। ओके सभी, चलो। अच्छा, जो मैं आपको परसों की क्लास में बता रहा था, हालांकि वो इशू था इंटरनेट का बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि शायद कुछ सर्वर का दिक्कत है। एक्चुअल में क्या था कि डाउनलोडिंग स्पीड तो बढ़िया आ रही थी इंटरनेट पे, एक अपलोड स्पीड भी होती है ना, वो बहुत कम आ रही थी। हालांकि जियो फाइबर में पहली बार ऐसा हुआ जब से मैंने लिया है 1 साल में कि कोई क्लास इंटरनेट की वजह से कंप्लीट ना हो पाई हो। तो उनका कुछ सर्वर का इशू था उनका, फिर वो शाम तक ठीक हो गया था, तो फिर रात को क्लास हुई थी। तो दिनेश शर्मा, सचिन यादव को नमस्कार करते हुए आज का हम रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। तो आज की क्लास में मैंने देखा सुबह कि आपकी क्लास में ऑफ लिखा हुआ था आज, फिर मैंने वो चेंज कराया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि आज क्लास नहीं है। तो ये आज 5 अप्रैल को भैया 11:15 बजे क्लास हो रही है, क्लास है। तो जो बच्चे बाद में देखेंगे चलो ठीक है, पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के बारे में कुछ बातें बताई थी और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उन सबको घर में जो है एक बार रिवाइज भी किया होगा। मैं हल्का सा रिवाइज खुद करा देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर में होता क्या है। एक तो स्पेशल केस है कि अगर आप कनकेव मिरर के सामने कहां पे खड़े हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो अगर आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हैं तो आपकी इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। तो कनकेव मिरर आपकी इमेज सीधी कब बनाएगा, ये स्पेशल केस आपको याद रखना है। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगी तो इमेज सीधी बनेगी। लेकिन बेटा कनकेव मिरर में अगर वस्तु बाकी जगह है तो उसका मैंने एक आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि कनकेव मिरर में इमेज कहां बनेगी। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया था, याद आ रहा सभी को। जैसे मैं बोलूंगा आपको साथ साथ में याद आना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया कनकेव मिरर में अगर वस्तु फोकस पे है तो उसे रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी से। वस्तु फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी वाली बनेगी फोकस पे, सेंटर वाली बनती है सेंटर पे, सेंटर को चेंज नहीं करते। वस्तु अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है तो इन्फिनिटी को रिप्लेस करो फोकस से, सेंटर जुगा तो इमेज बनेगी फोकस और सेंटर के बीच में। अगर वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो यहां तक की बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और ये कहा था कि सारी की सारी इमेज उल्टी हैं, सीधी इमेज केवल एक ही केस में बनती है। तो सारी इमेज उल्टी होंगी। और उल्टी इमेज कैसी होती है, रियल वास्तविक। उल्टी वास्तविक। तो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। कनकेव मिरर में कहां कहां पर इमेज बनेगी सारी आप समझ गए होंगे। अब बस एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका रिवीजन कैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में रखी, अगर मैं वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में रखूंगा तो जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या सेम साइज की बनेगी, ये आपको बताना है। बता रो, बताओ। शेखर यादव करो ये, ऋचा यादव, राजन वर्मा। अगर कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है तो उसकी जो इमेज बनेगी छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या सेम साइज की बनेगी, ये आंसर देना। फिर इस समय फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तारा चंद जी का सबसे पहला आंसर आया, जो बिल्कुल ठीक आया है। शुभम कुमार बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। मिस्टर सचिन यादव बहुत बढ़िया। देखो भाई, आपको पता है कि वस्तु कहां पे रखी, मैंने कहा बेटा वस्तु रखी है फोकस और सेंटर के बीच में।
तो अगर वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, रखी होगी, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। और आपको मैंने बताया था कि जहां पर इमेज बनेगी, अगर वहां पे इन्फिनिटी शब्द आ रहा तो यानी कि बड़ी इमेज बनेगी, यानी आपका आंसर होगा कि इमेज बनेगी बड़ी, है ना, इन लार्ज। सबका ठीक? अमित सिंह, विकास, सचिन, रोहित कुमार, अमित, सबका ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे। ये हालांकि मैंने ये परसों क्लास में डिस्कस किया था, पर उस समय वीडियो बहुत ही अटक अटक के चिपक चिपक के चल रही थी, तो शायद उतना अच्छा फील नहीं आया होगा, तो इसलिए उस क्लास को मैंने हटवा दिया था। बिल्कुल हम बिल्कुल नए सिरे से समझ रहे हैं आज। अब लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो अगर किसी दर्पण का आवर्धन, किसी दर्पण की मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो मिरर, वो दर्पण सीधी इमेज बनाता है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी कि इमेज उल्टी बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कनकेव मिरर है, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? इसका मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव? आप कहेंगे सर इसका मैग्निफिकेशन जो है आप दोनों ही रखो, क्योंकि कनकेव मिरर तो सीधी इमेज भी बना सकता है और उल्टी भी बना सकता है। तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर आप वस्तु रख कहां रहे हो। अगर आपने वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी तो सीधी इमेज, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। फोकस और पोल के बीच में नहीं रखी, कहीं और रख दी, तो इमेज उल्टी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अच्छा, एक मैग्निफिकेशन में पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव से कि इमेज सीधी बनेगी उल्टी। अब मैग्निफिकेशन हमें एक चीज और बताती है। भाई मान लो कि मैं 6 फीट का हूं और कोई मिरर मुझे 12 फीट का दिखा दे, कि मुझे मैग्नीफाई कर दे, बड़ा करके दिखाए। मैं 6 फीट का हूं, मुझे दिखा रहा 12 फीट का, दुगने साइज का, तो हम कहेंगे उसका मैग्निफिकेशन 2 है। तो मिरर का मैग्निफिकेशन 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको बताएगा कि इमेज कितने गुना बड़ी बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन हाफ है तो इमेज बनेगी आधे साइज की, यानी 6 फीट का व्यक्ति 3 फीट का दिखेगा। तो कनकेव मिरर जो है, अब इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे कि वो 1 के से ज्यादा होगा या 1 से कम या 1 के बराबर। तो हमें पता है कि जब बेटा कनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है, तो कनकेव मिरर जो सीधी इमेज बनाता है वो तो बड़े साइज की बनाता है, यानी कि मैग्नीफाई कर देता है। तो कनकेव मिरर का जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो फिर वो 1 से बड़ा होगा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हमें क्या बता रहा है कि इमेज सीधी। तो कनकेव मिरर जो सीधी इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है? बड़ी बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर का बेटा अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अगर ये उल्टी इमेज बना रहा है, तो जो उल्टी इमेज होती है उसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। क्योंकि जो उल्टी इमेज बनाता है वो आपको पता है कि उल्टी इमेज तो बड़े साइज की भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, सेम साइज की बनाता है। तो याद रखना कि कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो फिर 1 से ज्यादा ही होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, यानी कि उल्टी इमेज बड़ी भी बना सकता है, ये उल्टी इमेज छोटी भी बना सकता है और उल्टी इमेज बराबर साइज की भी बना सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को ये? तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा मिरर की, इसका बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्लेन मिरर पढ़ते समय। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है HI/HO। तो HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आप खुद देखो, अगर वस्तु और प्रतिबिंब सेम ही साइज के हों, ये 5 फीट ये 5 फीट, तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? 1। अगर वस्तु तो 5 फीट की है और इमेज 10 फीट की, 5 दूनी 10, तो मैग्निफिकेशन आई 2, यानी कि 1 से ज्यादा। तो बड़ी कब आ रही है? जब इमेज बड़ी बन रही है। वस्तु 10 फीट की और इमेज 5 ही फीट की, यानी कि आधी, तो मैग्निफिकेशन हो गई हाफ, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम हो गया। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि बड़ी इमेज बनना, मैग्निफिकेशन 1 से कम का मतलब इमेज छोटी होना, और 1 का मतलब है कि सेम साइज की इमेज होना। और पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा इमेज उल्टी है कि सीधी है। तो मैग्निफिकेशन जो है अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है इमेज सीधी बनना, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, आभासी। तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो इमेज उल्टी बनना, और उल्टी इमेज कैसी होती है? रियल, वास्तविक।
उल्टी और वास्तविक। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ABCD करके बताना है इसका आंसर। और भाई मैं देख रहा हूं आप लोग, ये बहुत सारे बच्चे इस बैच में, साइंस स्पेशल 25 में तो खास तौर से बहुत ज्यादा एडमिशन है, और आप लोग लाइव कमाते हो। ये साइंस का आपने अगर बैच लिया है तो इसका मतलब है कि आप साइंस सीरियसली पढ़ना है। तो कोशिश क्या करो क्लास लाइव लेने की, और जब टीचर क्वेश्चन पूछे जब आप आंसर बताते हो, टीचर को पता चलता है कि आप तक बात सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है ना। तो जो बच्चे, या तो हो सकता है कि आज सही इन्फॉर्मेशन ना मिली हो इसलिए कम हो गया हूं आज, क्योंकि सुबह क्लास ऑफ दिखा रहा था, है ना। तो इसने लिखा है इसने कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर। तो बेटा तो कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी, एक से कम कि एक के बराबर, एक से ज्यादा एक के बराबर, एक से कम एक से ज्यादा एक के बराबर, तो तीनों ही संभव है। तो कनकेव मिरर छोटी इमेज भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, सेम साइज की बना सकता है ना। तो ये एक क्वेश्चन अगला आप बताएंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है, आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है। तो कौन सी आपको नहीं हो सकती है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और 2 के बराबर है। मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, 2 के बराबर है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, 1 के बराबर। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, 1 के बराबर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है, कौन सी मैग्निफिकेशन नहीं हो सकती है, आपको बताना है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर। कौन सी कनकेव मिरर की आवर्धन क्षमता नहीं हो सकती है। शेखर यादव, रामचंद्रू, सबको बेटा अनूप, कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास। रोहित कुमार कुशवाहा का गलत है अभी तक, बाकी सबके ठीक आंसर दिख रहे हैं हमें। सचिन यादव, देखो बेटा आप एक चीज बताओ, जो कनकेव मिरर है, अगर इसकी मैग्निफिकेशन देखो, इन्हें आप इनका मतलब समझोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है कि इमेज उल्टी बनना, तो और मैग्निफिकेशन 2 यानी कि इमेज बनना दुगने साइज की बड़ी बनना, तो कनकेव मिरर उल्टी इमेज जो है वो बड़ी बना सकता है, तो मैग्निफिकेशन ये तो हो सकती है, मेरा आंसर नहीं है। ये सीधी इमेज बड़ी बनाता है, तो बड़ी यानी कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगी, ये भी हो सकता है। उल्टी इमेज ये सेम साइज की बना सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बेटा जो कनकेव मिरर है, जो ये सीधी इमेज बनाता है तो बड़े साइज की बनाता है, तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है सेम साइज की इमेज होना है, तो गलत हो गया। यहां देखो, जो मैंने आपको कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन लिखवाया, तो मैंने बोला है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो फिर वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 हो गई, ठीक है। नेगेटिव में 1 से ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, 1 से कम भी और 1 के बराबर भी। तो नेगेटिव में तो वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 के बराबर भी और 1 से कम भी। लेकिन मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू फिर 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं होगी। तो ये वाली मैग्निफिकेशन संभव नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन गया। जिन बच्चों ने डी लिखा है उन सबका सही है, बाकी गलत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक यहां पर देखना, अब थोड़ा सा मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन कराए थे, अब उनमें थोड़ा सा एक दो वैरायटी ये भी देखो। ये कह रहा है, टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विद ए कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अवतल दर्पण के साथ -2 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि कनकेव मिरर से मुझे -2 की मैग्निफिकेशन प्राप्त हो, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा। ध्यान से करना क्वेश्चन।
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखो। अब बेटा इसने कहा कि कनकेव मिरर से आपको -2 का मैग्निफिकेशन प्राप्त करना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि कनकेव मिरर से -2 का मैग्निफिकेशन प्राप्त करने का मतलब है कि एक तो आपको इमेज चाहिए उल्टी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इमेज चाहिए इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसे होती है, रियल, और 2 का मतलब है कि इमेज चाहिए मुझे कैसी, बड़ी, इन लार्ज। तो अब मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए -2, यानी कि इमेज उल्टी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो पहले में देखो कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए, वस्तु कहां पर रखी जानी चाहिए। बट अगर मैंने वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख दिया फिर तो इमेज बनेगी सीधी, तो सीधी इमेज का मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होता है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस और सेंटर के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, और वो इन्फिनिटी आगे इमेज यानी बड़ी बनेगी। बी ऑप्शन सही है, तो जिनका बी है उनका सही है, बाकी गलत है। वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाना चाहिए। भाई ये कौन बच्चा जो ये बता रहा, विकास कुमार, यानी ढंग से क्लास नहीं ले रहा है भाई। अगर तूने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो फोकस और पोल के बीच में रखी वस्तु की इमेज बनती है सीधी और बड़ी, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा तो आ जाएगी, पर सीधी के लिए पॉजिटिव आएगी। हमें यहाँ पे क्या करना है कि इमेज चाहिए मुझे उल्टी, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी वो देखो, क्योंकि इमेज बनेगी फिर इन्फिनिटी सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी आ गया तो यानी कि इमेज बनेगी बड़ी, तो ये हमारा आंसर है। अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर पे, इमेज बनेगी सेंटर पे, वो सेम साइज की होती है, मैग्निफिकेशन फिर तो 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 से कम बनेगी, तो ये आंसर बन गया। अगला करना है क्या, दिलशान, शेखर, राजन, रोहित, अनूप, और क्वेश्चन का नंबर सब बच्चे जरूर लिखें, खाली ABCD मत लिखो। और शेखर यादव, अगर अगली बार तूने ऐसे हरकत की तुरंत क्लास से ब्लॉक करूंगा मैं। ये खाली कमेंट बॉक्स मत भरो, यहाँ एक क्वेश्चन का नंबर लिखो पहले, फिर उसके आगे खाली एक बार लिखो ABCD, नाम आ गया, नहीं आया नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आज के चक्कर में फिर रोज ही परमानेंट नाम में गायब हो जाए। पढ़ाई पे ध्यान दो और इन हवाबाजी में कम ध्यान दो। अब देखो ये कह रहा है कि कनकेव मिरर जो है वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है +4। तो बेटा प्लस का मतलब है कि इमेज बन रही है सीधी, और 4 का मतलब हो गया कि 4 गुना यानी कि बड़ी इमेज बन रही है। तो कनकेव मिरर सीधी और बड़ी इमेज कब बनाता है, तो आपको पता ही है कि कनकेव मिरर सीधी और बड़ी इमेज बनाता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो। तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तभी इमेज हमारी बनेगी सीधी और बड़ी। तो जो हमें सी बता रहे हैं इसका आंसर उनका ठीक है। अमित सिंह, अनूप का सही, शुभम कुमार का गलत है, रोहित कुमार कुशवाहा का गलत है, बाकी निखिल ठाकुर, नितेश, ताराचंद वर्मा बिल्कुल ठीक ठीक आंसर दे रहे हैं हमें, ठीक है। चलो, तो कनकेव मिरर में कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगी, ये मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन बताए बेटा। इसमें 3 तरीके से, कौन कौन से, एक तो आपसे बिल्कुल सीधा सीधा पूछ सकता है कि वस्तु फोकस पर रखिए तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। उल्टा पूछ सकता है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो वस्तु कहां पर रखी होनी चाहिए। ये क्या पूछ देगा कि अगर मैग्निफिकेशन मुझे +4 बनानी है तो वस्तु कहां रखूं। तो जितनी वैरायटी हो सकती थी वो मैंने आपको सारी बता दी। बाकी मैंने आपसे कहा कि गोले डब्बे वाला तरीका मैंने आपको बताया था, तो उस गोले डब्बे वाले तरीके से कभी शॉर्टकट हमने फिर अलग तरीके से देखा था। अब थोड़ा सा हम रे भी देखेंगे, कई बार वो पेपर में रे से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो 10th क्लास में ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसकी इमेज कहां बनेगी, वो आपने रे डायग्राम से पढ़ा था। तो रे डायग्राम को पढ़ने से पहले आपने कुछ रूल पढ़े थे, तो उन रूल को पेपर में पूछ लेता है वो, कि अगर कोई वस्तु कनकेव मिरर के सेंटर से पास कर रही होगी तो दर्पण में टकराने के बाद क्या होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखेंगे। तो कुछ चीजें आपको ये भी आपको रे डायग्राम वाली भी पता होनी चाहिए। यहाँ देखना, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, अब बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं ये चैप्टर बहुत तसल्ली के साथ। अगर इसके बाद भी अगर आप ना कर पाओ या छोड़ के आओ तो वो केवल और केवल आपकी ही कमी और आपकी ही गलती मानी जाएगी। टीचर उसमें बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल ठीक मैं हाथ खड़े कर रहा हूं अगर आपने इसके बाद भी अगर नहीं किया तो। देखो ये बेटा हमारे पास में पोल है, इसे थोड़ी दूरी पे होता है फोकस, ठीक उतना ही आगे होता है सेंटर, और कहीं बहुत दूर होता है इन्फिनिटी, ठीक। और ये जो इन सबको जो लाइन मिला रही है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन देखो आप सभी से क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, सर यूट्यूब पे क्यों लेते हो, ऐप पर लिया करो, पढ़ ले, यहाँ अभी बताऊं कभी। अभी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर एक प्रकाश की किरण डाल दूं कनकेव मिरर पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब प्रकाश की किरण जाकर टकराती है तो मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये रूल हमें पढ़ने, 2-3 रूल हैं। ये रूल नंबर 1, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, समानांतर जा रही है, तो बेटा ये मिरर पर टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रे क्या करती है, फोकस से पास करती है। तो पहला रूल क्या है कि पैरेलल जो रे होगी वो टकराने के बाद किससे पास करेगी, फोकस से। ये बड़ा आसानी आपको पता भी होगा। दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 2, दूसरा रूल हमारे पास में ये है, ये पोल है, ये फोकस, ठीक उतर जाके सेंटर, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। अब एक चीज देखना, अगर रे पैरेलल आई है तो टकराने के बाद किससे पास कर रही है, फोकस से, तो इसका उल्टा भी तो सही होगा। यानी इसका उल्टे का मतलब यह है कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही होगी तो उसके साथ क्या होगा, एक चीज बताना, अगर समांतर किरण टकराने के बाद फोकस से पास कर रही है तो फोकस से पास करने वाली जब मिरर पर टकराएगी तो टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी कि पैरेलल आ रही है तो टकरा के फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद में समानांतर पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर कौन सा है हमारा, 2, ठीक है। तीसरे में रूल नंबर 3 है हमारे पास, रूल नंबर 3, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। अगर बेटा पेपर में आपसे कह दे कि अगर प्रकाश की कोई किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो, वक्रता केंद्र से पास कर रही हो, तो टकराने के बाद वो क्या करेगी। रेलवे में से क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो तो टकराने के बाद बेटा क्या करेगी, वो इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक इसी जिधर से आई थी तो टकराने के बाद उसी पाथ पर लौटेगी। ये तीसरा रूल है। एक रूल नंबर क्या है, 4, ये कहता है हमारे पास में कनकेव मिरर है, ये बेटा हमारे पास में आप सभी जानते हैं पोल होता है, ये फोकस है, उतने आगे सेंटर है, बहुत दूर होता है इन्फिनिटी। अगर कोई प्रकाश की किरण पोल पे जाकर टकराए और पोल पर टकराते समय वो प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो कि अल्फा एंगल बना रही है, तो टकराने के बाद भी जब वो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल ही बनाएगी, यानी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे एक बात देखें बड़े ध्यान से, ये 4 रूल बड़े आसान है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद किससे पास करती है, फोकस से। प्रकाश की किरण अगर फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। चौथा क्या है, अगर प्रकाश की किरण पोल पर टकरा रही है मुख्य अक्ष से अल्फा एंगल बना के तो जाते समय भी कितना एंगल बनाएगी, अल्फा ही बनाएगी। तो 4 रूल याद रखना आप, ठीक है। और अगर आपको याद हो 10th क्लास, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो बेटा, इन 4 रूल को पढ़कर ही हमने वहां पे बताया था कि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। हालांकि हमने यहाँ पे रे डायग्राम के बिना ही पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं ताकि आपको अपनी 10th क्लास याद आ जाए। जैसे मान लो पेपर में मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, मेरे से अगर आप मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया कनकेव मिरर है, ये पोल, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर और ये इन्फिनिटी। तो मेरे से पेपर में कहा उसने कि भैया कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु जो है ये सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो बताओ इसकी इमेज कहां पर बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो कनकेव मिरर के सामने वस्तु कहां रखी है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो इसकी इमेज कहां बनेगी। तो हमें तो आंसर पता है, ठीक है। पीजीटी बीपीएससी टीचर 11th 12th का तैयारी कैसे करें प्लीज बताइए। 11th 12th का तो भैया आपको जो पीजीटी की तैयारी कराते हैं उनसे ही पढ़ना पड़ेगा, जो स्पेशल बैच लेके आते हैं। अगर आप उस पे जाओ यूट्यूब पे, कोई टीचर का मैं एक दिन देख रहा था, कोई अनूप कुशवाहा करके एक टीचर है, वो पीजीटी वगैरह का पढ़ाते हैं बिहार का, तो उनका आप देख लेना, आपको ठीक लगे। क्योंकि ऐसे ही है टीचर, मैं एक दिन आ रही थी क्लास ना जैसे, तो मैंने देखा तो मुझे ठीक लगा कि हाँ सही बता रहे हैं वो। क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं वो फर्जी
बहुत चलता है ना, कोई भी कुछ भी बता रहा है, रिलेवेंट बता रहे हैं कि नहीं, तो आप चाहो तो उनका देख सकते हो पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी का अलग है बिल्कुल, है ना। अब देखो, ये कण के मिरर के सामने बेटा वस्तु रखी है सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, तो हम तो सभी को पहले से आंसर पता है कि वस्तु अगर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इन्फिनिटी को रिप्लेस करो एफ से, सेंटर झुका, तो यानी कि इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, इनके बीच में बनेगी। अच्छा, इमेज अगर एफ और सी के बीच में बनेगी, वो कैसे बनेगी, छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी, हमें तो आंसर पहले से पता है। पर 10th क्लास में हमने ऐसे नहीं किया था। तो हमने 10th क्लास में क्या किया था, भाई हमें इमेज बना रही है, मान लो मैंने पहले एक पॉइंट ले लिया, तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे दो रे लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दो नियम पता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मिरर पर टकराने के बाद वो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो उसने फोकस से पास कर दिया। एक बेटा मुझे क्या पता है, एक मुझे ये पता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से पास कर रही है, फोकस से, तो टकराने के बाद वो क्या करेगी, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो अगर यहां बड़े ध्यान से देखेंगे तो दोनों रे कहां पर आकर मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इस बी पॉइंट की इमेज यहां बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, तो यानी कि इमेज कैसी आ रही है, उल्टी इमेज आ रही है। और आप यहां अगर बड़े ध्यान से देखो कि जो आपकी इमेज बनी वो कहां बनी, सेंटर और फोकस के बीच में बनी, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बन रही है और उल्टी इमेज बन रही है, तो आप इसे बी डैश ए डैश बी डैश कह सकते हैं। तो आपने 10th क्लास में ऐसे करा था। तो अगर आपको 4 रूल पता हो, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये 4 रूल अगर आपने पढ़े हैं, तो उन 4 रूल में से कोई से भी 2 रूल लेकर आप ऑब्जेक्ट कहां रखा है उसकी इमेज कहां बनेगी आप ये बना सकते हैं। लेकिन पेपर में आप ये नहीं करोगे कि रे डायग्राम लगे बनाने, आप जो कहो, अगर आप मुझे किसी और पोजीशन के बारे में भी कहो तो उसकी इमेज मैं बना दूंगा अभी। तो हमने ये तो किया था 10th क्लास में कि अगर वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इस पॉइंट से एक रह गई तो पैरेलल वाली फोकस से पास करती है, फोकस वाली पैरेलल हो जाती है, तो दोनों कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे, यानी इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बनेगी। अच्छा, दोनों रे जो है एक्चुअल में मीट कर रही है, सच में मिल रही है, मिलते हुए लग नहीं रही, सच में मिल रही है। तो यानी आपको पता है यहाँ पे रे सच में मीट करती है, वहां पर रियल इमेज बनती है। और वैसे में पता है कि उल्टी इमेज तो रियल होती है, वास्तविक इमेज है ये, समझिए बात को। लेकिन हम पेपर में रे डायग्राम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम केवल स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते आंसर देंगे कि वस्तु फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे, सेंटर फोकस के बीच वाली सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, और इन्फिनिटी फोकस के बीच वाली सेंटर फोकस के बीच में। तो टाइम बचाना है। लेकिन 10th क्लास में हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस बताना है। तो 10th क्लास में टीचर ने मैं इसलिए ऐसे पढ़ाया। लेकिन मैं यहाँ पे जब 10th क्लास वालों को पढ़ाता था, यहाँ पे जैसे पहले बैच आए हैं इस पे अपने कैरीविल पे, तो वहां पे भी मैं पहले बच्चों को वही तरीका बताता था कि आपको अगर पहले से आंसर पता हो, फिर हम रे डायग्राम बनाना पड़ेगा 10th में, तो फिर आते थे रे डायग्राम पे, तो बच्चों को ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, उन्हें आंसर पहले ही पता है, तो रे डायग्राम बनाते समय वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते थे। या एक बच्चा कह रहा फोकस पोल वाली बता देते हैं, देखो यहां देखना भाई, ये हमारे पास में कोई सा भी बना सकते हो, ये आपके पास वो सेम रूल अप्लाई करके, ये हमारे पास में, ये बेटा ये एक कण के मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, इनके बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब आपको पता है कि आंसर तो आपको पहले से पता है, कण के मिरर के सामने वस्तु फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी सीधी बड़ी और मिरर के पीछे। चलो हम क्या करते हैं, इसे बना के देख लेते हैं। देखो आपको 2 रे लेनी है, तो एक रूल हमें क्या पता है कि अगर कोई रे, यहाँ पे सेंटर ले लिया, ये इन्फिनिटी, एक रूल हमें क्या पता है, इसमें अगर मैं पैरेलल वाली लूं तो फोकस से पास करेगी, तो सुंदर सा नहीं बन रहा। एक काम करते हैं कि ये वाला रूल भी तो हमें पता है कि कोई रे पोल पर जितने एंगल पर टकराएगी उतने एंगल पर ही वापस जाएगी। कोई से भी 4 में से कोई से भी 2 रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। एक रे होगी। अच्छा, एक हमें पता है कि सेंटर से पास करने वाली उसी पाथ पर लौट जाती है, एक हमें ये भी पता है। तो एक रे ले लो आप, एक रे ये है जो ये टकरा के उसी पाथ पे लौट आ रही है, यानी कि सेंटर से पास करेगी ये। अगर कोई रे टकराकर उसी पाथ पे लौट आ रही है, यानी कि वो सेंटर से पास करेगी। अब मुझे एक चीज बताना सब बच्चे ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इससे मैंने 2 रे ली, एक पोल पे अल्फा एंगल पे टकराई तो अल्फा पे जा रही, एक तो रे तो ये जा रही, एक अगर टकरा के उसी पाथ पे लौट आ रही है, यानी कि वो सेंटर से पास करते हुए दिखेगी। तिरछा हो गया थोड़ा सा, सीधा कर लेते हैं इसे, ठीक। तो मुझे एक चीज बताओ,
एक रे बेटा ये अगर टकरा के उसी पाथ पे लौटा रही तो सेंटर से पास करेगी, और एक ये है, ये दोनों रे तो डाइवर्ज हो रही है, कभी आपस में मिल पाएंगे? नहीं, ये मिल नहीं पाएंगे, तो इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाओ। इन्हें आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पर आपको ये रे मिलते हुए लगेंगी एक्चुअल में वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये पॉइंट ऊपर है बी, इसकी इमेज ऊपर ही आई, यानी कि इमेज क्या बन रही है? सीधी इमेज। अच्छा, साथ में आपको दिख भी रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज बन रही है, इतनी बड़ी इमेज बन रही है सीधी, और मिरर के पीछे बन रही है। तो ये हमने क्लास में बातें की थी 10th क्लास में रे डायग्राम से। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने ये जो हमने तरीका क्लास में किया है उससे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आप रे डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन रे डायग्राम से नहीं भी करोगे पर ये 4 रूल तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। हम करेंगे आगे पीडीएफ से कि फोकस से टकराने वाली रे का क्या होता है, वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल रे का क्या होता है, वो फोकस से टकराएगी। सेंटर से पास होने वाली रे मिरर पे टकराएगी तो क्या होगा, उसी पाथ पे लौट आएगी। अगर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पे टकराई तो टकराने के बाद भी एंगल कितना रहेगा, अल्फा ही रहेगा। तो कुछ बातें आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, तो कनकेव मिरर में जितने भी इमेज से जुड़े हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए आपको। अब हम यहां पे आएंगे इस पे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अब मैं आपको बेटा हिंट दूंगा, आपको उस हिंट के हिसाब से बताना है। अपने मन से जो भी आपने रट्टा मार रखा है ना, सारे के सारे एक साथ मत बोल देना। जो हिंट दिया जाएगा उसको ध्यान में रखे। एक चीज बताओ, कनकेव मिरर की खास बात है कि अगर कनकेव मिरर के नजदीक कोई वस्तु रखी हो, नजदीक का मतलब है कि कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है। अगर कोई वस्तु कनकेव मिरर के नजदीक रखी है फोकस और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज बनती है सीधी और बड़ी। तो मुझे एक चीज बताना, अगर कोई मिरर इतना धुरंधर है कि वो इमेज सीधी और बड़ी बनाता है, उसके सामने कोई वस्तु जाएगी इतनी बड़ी दिखाएगा। तो अगर कोई दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाए तो उसकी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उसका यूज कहां करना चाहिए ये आपको बताना है। बताओ, अगर कोई मिरर इमेज सीधी और बड़ी बनाए तो उसकी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इमेज कहां बनानी चाहिए, मतलब कहां यूज करना चाहिए इसका। हाँ, कुछ आंसर हमारे पास में आया। यस, माइक्रोस्कोप में बेटा लेंस होता है, मिरर की बात कर रहे हैं हम। ये कौन बच्चा है जो लेंस बता रहा है? यहाँ पूछ रहे हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग, ये भाई साहब लेंस बता रहे हैं। कोई दूरबीन बता रहा है, कोई माइक्रोस्कोप बता रहा है। देखो, अगर कनकेव मिरर सीधी और बड़ी इमेज बनाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका आप यूज कर सकते हैं शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। भाई एक चीज बताओ, मान लो आपको दाढ़ी बनानी है पहली बार, तो घर में जो प्लेन मिरर है उसमें भी बन सकती है, पर प्लेन में दिक्कत क्या है, जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखेगा। तो हम ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेंगे? अगर मैं कनकेव मिरर ले आऊं और कनकेव मिरर को अपने चेहरे के नजदीक लेके आऊं तो कनकेव मिरर में चेहरा सीधा और बड़ा दिखेगा, तो सीधे बड़े चेहरे में दाढ़ी बनाना ज्यादा आसान रहेगा। तो पेपर में अगर, भाई साहब कुछ बच्चों को तो लग रहा है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। अमित सिंह कह रहा जी चश्मे में अरे छोटू, अरे चश्मे में लेंस होता है, मिरर थोड़े ना होता है भैया। लेंस क्या होता है? देखो, ये जो मैंने चश्मा पहना बेटा, ये मिरर नहीं लेंस है ये। इसके आप आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लेंस है ये। मिरर ट्रांसपेरेंट थोड़े ना होते हैं। मिरर में आपको बताया था मैंने कि मिरर में भैया एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है, सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, उसके आप आर पार नहीं देख सकते। आप लोगों को यार लेंस और मिरर में ही नहीं पता है। और फिर कहीं पता चला कोई पत्रकार आ गया, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हाँ जी क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बेरोजगारी? इसलिए बढ़ रही है आधो को ही नहीं पता है लेंस और मिरर में फर्क क्या है। एक बंदे ने एक दिन पूछ लिया, कह रहा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, सरकार नौकरी नहीं दे रही। उसने कहा भैया 0.2 में 0.2 की मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। बच्चा 12वीं ग्रेजुएशन कर ले रहा है, 0.2 में 0.2 की मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, नौकरी सबको सरकारी चाहिए। तो भैया थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और मेहनत करने की आदत डालो जीवन में। जो आज तक ऐसा समय गुजर गया केवल रट्टा मार के पास हो गए, नकल करके पास हो गए, इससे बाहर निकलो।
भैया आज के टाइम में देखो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। भाई एक चीज बताओ, अगर आपके पास मार्कशीट है तो किसके पास नहीं है? पूरे मोहल्ले में देख लो, आपके जैसे कितने होंगे। ग्रेजुएशन सबने कर रखी है, आजकल तो बीएड वीएड पोस्ट ग्रेजुएशन सब करे घूम रहे हैं। 100 में से 90-95 लोगों के पास है। तो या तो आपके पास कुछ अलग हुनर होना चाहिए, कुछ टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, या कॉम्पिटेटिव फील्ड में जाना है, सरकारी नौकरी ले लेनी है, तो फिर आपको बाकी से अलग दिखना चाहिए, है ना। तो कंपटीशन में टीचर एक डायरेक्शन देता है, एक तरीका बताता है। आपको ये नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ आता ही ना हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कैराजी चश्मे में। अब देखो यूज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के यूज। तो अवतल दर्पण का एक यूज कर सकते हैं शेविंग मिरर के रूप में। तो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा, ठीक है भाई, मैं हो सकता है कि आपको कड़वा लगे, पर हकीकत सच्चाई यही है, ठीक है। तो एक तो हम इसका यूज करते हैं शेविंग मिरर के रूप में, क्योंकि ये चेहरा सीधा बड़ा दिखाता है। एक बता रहा जी डिसेंटिना, अभी मैंने जो हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग बताओ डिसेंटिना क्या सीधा और बड़ा करके दिखा रहा है तुम्हें। अभी मैंने बोला कि कनकेव मिरर की एक खास बात कि वो इमेज सीधी और बड़ी दिखाए, उस आधार पर बताना कि कहाँ यूज करे। कोई सोलर कुकर बता रहा, जो रट्टा मार रखे ना सारे यूज एक साथ चिपका दिए, मैं क्या जानना चाह रहा हूं उससे मतलब ही नहीं तुम्हें, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, कनकेव मिरर इमेज सीधी और बड़ी बनाता है, तो इसका एक यूज कर सकता है डेंटिस्ट, इस बात का यूज करते हुए। भाई डेंटिस्ट क्या करेगा, आपका मुंह खुलवाएगा, उसके अंदर एक चम्मच से डाल देगा, एक औजार होगा, उसमें एक लंबी सी डंडी होगी और आगे छोटा सा मिरर लगा होगा। ये आपका दांत है, इसके नजदीक मिरर गया तो दांत है इतना और दिख रहा है इतना बड़ा, दांत इतना सा और इतना बड़ा दिख रहा है। तो अगर आपका दांत का साइज बेटा बड़ा दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर इजीली समझ जाएगा भैया कीड़ा कहां तक लगा है, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो दांत का साइज सीधा बड़ा दिखे, इसलिए इसका यूज करता है डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक यूज करता है इसका। एक हजामती दर्पण भी कहते हैं इसे हम, हजामती दर्पण, ठीक है। शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगले हिंट पे। तो एक तो इसका फायदा क्या है कि नजदीक रखी वस्तु की इमेज सीधी और बड़ी दिखाता है। अच्छा कि इसकी खास बात और भी थी, मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, प्रकाशी किरणों को इकट्ठा करता है। तो अगर ये प्रकाशी किरणों को इकट्ठा कर लेता है तो इस वजह से मुझे इसका यूज कहां करना चाहिए। ये अभिसारी दर्पण है, जो प्रकाशी किरणें बेटा इकट्ठी कर लेता है, इस गुण की वजह से इसका यूज करता है ईएनटी, नाक कान गले का डॉक्टर, ठीक है। नाक कान गले का डॉक्टर जो है उसका अगर आपने हेड मिरर देखा हो, नाक कान गले के डॉक्टर का, एक नाक कान गले का डॉक्टर अपने सर पे एक मिरर लगा के रखता है। अब मान लो उसे किस मरीज के कान में नाक में देखना है, तो बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो अच्छे से देख पाएगा, तो डॉक्टर अपने हेड मिरर को करेगा नीचे और साइड में एक डंडे से एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब का स्विच ऑन करेगा। अब सोचो कि बल्ब का प्रकाश जैसे उसके हेड मिरर पे गिरेगा, वो हेड मिरर कनकेव है, अवतल है, वो सारे प्रकाश को इकट्ठा कर देगा कान के अंदर। तो बहुत सारी रोशनी जो इतने बड़े मिरर पे टकराई रोशनी, वो सारी की सारी रोशनी आपके कान में इकट्ठी हो जाएगी, तो बहुत चमक होगी, डॉक्टर इजीली समझ जाएगा भाई कान में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक जो इसका जो यूज करता है वो कौन करता है, ईएनटी डॉक्टर का, नाक कान गले के डॉक्टर का ये होता है हेड मिरर, ठीक है। तो नाक कान गले के डॉक्टर का, ये भी बिहार में ये टीचर के पेपर में भी आया था, ये नाक कान गले के डॉक्टर का कौन सा यूज करता है, यही। अच्छा दूसरा, इसके अलावा इसके बेटा आप यूज कर सकते हैं सोलर फर्नेस में, सोलर भट्टियों में, सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों में ये कनकेव मिरर जो है प्रकाशी किरणें इकट्ठी करता है। तो आप क्या करो, जैसे आपने एक बड़ा सा कनकेव मिरर ले लो और उसका फेस सूर्य की तरफ कर दो, तो सूर्य का प्रकाश जब इस कनकेव मिरर पर आकर टकराएगा तो कनकेव मिरर क्या करेगा, जितना भी प्रकाश इसके ऊपर टकराएगा वो सारे प्रकाश को एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। अब सोचो इतने बड़े मिरर पर जितना भी प्रकाश टकरा रहा है अगर वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो वहां पर कितनी गर्मी पैदा हो जाएगी, बहुत गर्मी पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे रख के किसी चीज को गर्म कर सकते हैं। तो कनकेव मिरर जो होता है इसका यूज आप फर्नेस, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर जो भी आप लिखना चाहो उसमें भी यूज कर सकते हैं। भाई बड़े बड़े कनकेव मिरर आप लगा दो, सूरज की तरफ को मुंह कर दो, सूर्य से प्रकाशी किरणें आएंगी, सूर्य बहुत दूर है, बहुत दूर से आने वाली प्रकाशी किरणें आती है पैरेलल समानांतर, तो पैरेलल रे जब टकराएंगी इस कनकेव मिरर पे तो सारा प्रकाश का इकट्ठा करेंगी फोकस पे। तो जहां पे सारा प्रकाश इकट्ठा होगा, सोचो इतना बड़ा मिरर है, इतने बड़े मिरर पे जो प्रकाश टकरा रहा है अगर वो एक ही बिंदु पे इकट्ठा हो रहा हो तो एक पॉइंट पे कितनी भयंकर गर्मी हो जाएगी। तो वहां पे रख के आप किसी चीज को गर्म कर सकते हैं।
तो इसका हम यूज कर सकते हैं सोलर फर्नेस के रूप में। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको पता चल गया कि भैया जो कनकेव मिरर है, अगर इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराएं तो टकराने के बाद वो फोकस पे इकट्ठी होंगी। तो भी मैंने अभी आपको एक चीज और बताई, अगर मैं इसका ठीक उल्टा कर दूं, यानी कि जो कनकेव मिरर है इसके फोकस से बेटा मैं एक बल्ब लगा दूं, तो इस बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा अगर वो मिरर पर टकराएगा तो क्या होगा, देखो पैरेलल रे टकराने के बाद फोकस पे इकट्ठी हो रही थी, तो अगर रे फोकस से निकलेंगी तो मिरर पर टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएंगी, यानी एक पैरेलल बीम के रूप में निकलेंगी। तो इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं टॉर्च में। तो टॉर्च में होता क्या है, जैसे अगर आप टॉर्च को ध्यान से देखें, ये टॉर्च जो है, इस इनमें टॉर्च में बेटा इधर कनकेव मिरर लगा होता है, और इस टॉर्च के ठीक फोकस के ऊपर लगा होता है एक बल्ब। तो उस बल्ब का प्रकाश जब निकलेगा, अगर वो जो प्रकाश इस कनकेव मिरर पर टकराएगा ना, तो टकराने के बाद में वो क्या होगा, प्रकाश पैरेलल बीम के रूप में बाहर निकलेगा। तो जब आप बटन दबाते हैं ना किसी टॉर्च का, आपने अंधेरे में देखा भी हो कि जो रोशनी है बिल्कुल पैरेलल बीम के रूप में निकलती है, तो टॉर्च में भी इसका यूज हम करते हैं। तो टॉर्च भी लिख सकता है पेपर में, सर्च लाइट भी लिख सकता है, सर्च लाइट, टॉर्च। इसके अलावा इसका यूज किया था गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी। तो सेम ऐसे जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, तो गाड़ी की जो हेडलाइट है उसमें कनकेव मिरर लगा होता है, और उस कनकेव मिरर के फोकस पे लगा होता है बल्ब। जैसे आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो उस बल्ब से जो भी प्रकाश निकल के इस कनकेव मिरर पर टकराएगा, टकरा के पैरेलल बीम के रूप में बाहर निकलेगा। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जो रोशनी निकलती है पैरेलल बीम के रूप में निकलती है, दूर तक जाएगी, आपको दूर तक सड़क पे आप बिल्कुल रोशनी होगी, तो आप देख पाएंगे गड्ढा उड्ढा तो नहीं है। ठीक है, तो इसका हम यूज सर्च लाइट में भी करते हैं और गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी। हेडलाइट को हम बोलते हैं वाहनों के अग्रदीपों में। हेडलाइट्स का हिंदी क्या बनता है, वाहनों के अग्रदीपों में। तो चेहरा सीधा और बड़ा दिखे तो इसलिए इसका हम यूज करेंगे शेविंग मिरर के रूप में, है ना, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण कह दो, हजामती दर्पण कह दो, जो हजामत होता है दाढ़ी बनाना। डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक इसका यूज करता है, दांत सीधा बड़ा दिखे। नाक कान गले का डॉक्टर यूज करता है ताकि रोशनी जो है वो कान के अंदर इकट्ठी हो जाए। सोलर फर्नेस में यूज करते हैं ताकि हम कोई चीज गर्म कर सके। सर्च लाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट्स में यूज किया जाता है ताकि कनकेव मिरर के फोकस से बल्ब अगर रखा हो तो निकलने वाला प्रकाश इस पर टकरा के पैरेलल बीम के रूप में बाहर निकले। एक इसका आप लिख सकते हैं, आपके छत पे जो डिश एंटीना की जो छतरी लगी हुई है वो एक कनकेव मिरर की तरह काम करती है, लेकिन वो प्रकाश को इकट्ठा नहीं करती। वो जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी छत पे जो डिश एंटीना की छतरी है उसके आगे कुछ ऐसा लगा होता होगा। तो जैसे जो भी रेडियो सिग्नल आके टकराएंगे छतरी पे, तो ये कनकेव मिरर की तरह काम करती है और सारे सिग्नल को एक जगह इकट्ठा कर देगी। तो जिस पॉइंट पर सारे सिग्नल इकट्ठा होंगे वो फोकस होगा। तो इस ठीक फोकस पर हम रिसीवर लगा देते हैं ताकि रिसीवर ज्यादा ज्यादा सिग्नल को कैच करे। तो डिश एंटीना की जो छतरी है वो भी एक कनकेव मिरर की तरह ही काम करती है, ये रेडियो सिग्नल को इकट्ठा करने का काम करती है। तो कनकेव मिरर कहाँ यूज हो रहा है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है ये, दंत चिकित्सक इसका यूज करता है, नाक कान गले का डॉक्टर यूज करता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ी की हेडलाइट्स में होता है, और डिश एंटीना की छतरी भी कनकेव मिरर की तरह ही काम करती है। इसलिए अगर कई बार आपकी छतरी को अगर इसने बंदर ने पकड़ के खींच के हिला दिया तो ये जो रिसीवर है फोकस से बाहर हो जाता है, फिर से सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे कनकेव मिरर के यूज हैं। एक बात और याद रखना कि कनकेव मिरर में भी बेटा, अगर आपको पेपर में कभी, कनकेव मिरर भी दो टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण, एक होता है हमारे पास में पैराबोलिक कनकेव मिरर, परवलयाकार अवतल दर्पण। पैराबोलिक कनकेव मिरर, परवलयाकार अवतल दर्पण। और एक हमारे पास में होता है स्फेरिकल कनकेव मिरर, गोलाकार अवतल दर्पण। स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, गोलाकार अवतल दर्पण। ठीक, तो एक पैराबोलिक कनकेव है, एक स्फेरिकल कनकेव मिरर है।
इनमें बेटा जो पैराबोलिक कनकेव मिरर है ज्यादा बेस्ट होता है, ज्यादा अच्छे से वो काम करता है। जो हम कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं ना, कि जो प्रकाश टकराए एक ही पॉइंट फोकस पे इकट्ठा करे, ये जो सारी जो काम करता है, ये पैराबोलिक कनकेव मिरर ज्यादा बेस्ट होता है। अगर पेपर में कभी दो दो जगह आपको कनकेव मिरर लिखा मिल जाए, तो जहां पे आपको पैराबोलिक लिखा मिले वो ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे ये स्पेरिकल कनकेव मिरर तो ऐसे रहता है, इसकी शेप स्पेरिकल कनकेव मिरर, जो पैराबोलिक होता है उसकी शेप थोड़ी सी ऐसी होती है। पैराबोलिक कनकेव मिरर, परवलयाकार अवतल दर्पण, ये ज्यादा बेस्ट है। तो और दो ऑप्शन मिल जाए पैराबोलिक में और स्पेरिकल में, कोई एक ढूंढ ना हो, तो पैराबोलिक पर हम टिक लगाएंगे। ठीक, अच्छा वापस आते हैं इस पे। तो कनकेव मिरर के कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कौन कम है कौन ज्यादा। पेपर में डेंटिस्ट वाला भी कई बार आ चुका है, हेडलाइट वाला भी कई बार आ चुका है, पिछली बार रेलवे में सर्च लाइट वाला आया था, है ना। इसके अलावा शेविंग मिरर भी आ चुका है सारे। ये डिसेंटिना का मुझे पता नहीं कभी आया कि नहीं आया, बाकी सारे के सारे पेपर में कई कई बार आ चुके हैं, और अभी मैंने कहा कि लेटेस्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो यहां तक मुझे एक चीज बताओ, ये बेटा हमारे पास कनकेव मिरर का एक कंप्लीट पैकेज हो गया। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे इमेज बनाता है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रे डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारे काम हो गए। बस अब मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल रह गए हैं। तो एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण और पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण कैसे इमेज बनाता है। फिर उसके बाद में जब हम उत्तल दर्पण भी पढ़ लेंगे, फिर हम इन दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। तो पहले एक बार इसे उतार लेंगे, यहां तक का करो एक बार। ठीक है सभी बच्चे, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब लिखेंगे बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। देखो जितनी मेहनत हम लोगों ने कनकेव मिरर में की है, इसकी शायद हमें 20% भी कॉन्वेक्स में ना करनी पड़े। ये भी आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, देखो ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर में बना लेता हूं ऐसे। ये पोल है। अच्छा इस मिरर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसका सेंटर तो इधर आएगा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, इसका फोकस सेंटर जो है वो इस तरफ आते हैं। तो जैसे कनकेव मिरर में अब जब भी हम बना रहे थे पहले भी, अगर आपने देखा हो, कनकेव मिरर में फोकस सेंटर इन्फिनिटी इस तरफ आ रहे थे, इसमें फोकस सेंटर इन्फिनिटी बनेंगे इस तरफ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब सेम डिस्टेंस में इधर एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम उतनी जैसे इतनी दूर इधर फोकस, इधर मैंने एज्यूम कर लिया, ये सेंटर इन्फिनिटी। अब देखो किसी भी मिरर के सामने वस्तु कहां पे हो सकती है, 6 जगह हम पढ़ चुके हैं। कोई भी दर्पणों वस्तु हो सकती है इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पर, बीच में, फोकस पे, सेंटर पे, 6 जगह हो सकती है। भाई कोई भी दर्पण हो उसके सामने आप वस्तु को 6 अलग अलग लोकेशन पर रख सकते हो। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो कैसे इमेज बनाएगा, यहां ध्यान समझना। ये बड़ा प्यारा मिरर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये इमेज बनाता है ऐसे 6 5 4 3 2 1, पोल से लेके फोकस। अब देखो फटाफट देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। उत्तल दर्पण के सामने अगर बेटा कोई वस्तु इन्फिनिटी पे अनंत पे रखी है बहुत दूर, तो इन्फिनिटी यानी कि 1 नंबर, तो 1 नंबर की इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। यानी कि अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। लेकिन इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी वस्तु रखी हो,
मिरर के नजदीक हो, दूर हो, बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देख लो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 सारी की सारी इमेज पोल से फोकस के बीच में बन रही है। यानी कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में केवल और केवल इमेज एक ही जगह बनती है। पेपर में जैसे उत्तल दर्पण देखो सीधे बोल देना इमेज पोलर फोकस के बीच में बनेगी, ये इमेज केवल पोलर फोकस के बीच में ही बनाता है। हाँ ठीक, फोकस पे कब बोलेंगे हम, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो। तो उत्तल दर्पण में कनके मिरर की तरह नाटक नहीं है। ये कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी में इमेज नहीं बना सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं बना सकता, फोकस सेंटर के बीच में नहीं बना सकता, बियॉन्ड सेंटर नहीं बना सकता, ये केवल पोल और फोकस के बीच में बनाता है। अच्छा, सारे डब्बे लाइन के ऊपर हैं तो सारी की सारी इमेज होंगी सीधी, तो ये केवल बेटा इमेज बनाता है सीधी। ये ना तो उल्टी इमेज बना सकता है, इसे इमेज बनाता है सीधे और आभासी प्रतिबिंब। सारी इमेज इसमें सीधी बनेंगी, कोई इमेज इसमें उल्टी नहीं बनेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया वस्तु कहीं भी रखी हो, इमेज केवल पोल से फोकस के बीच में ही एडजस्ट हो रही है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही इमेज बन रही है, यानी कि सारी की सारी इमेज बेटा छोटी होंगी, तभी तो छोटे से एरिया में एडजस्ट होंगी। अगर मान लो कोई चीज इतनी बड़ी है तो कॉन्वेक्स मिरर उसे दिखाएगा इतनी, ताकि वो एक छोटे से क्षेत्र में सारी इमेज कवर हो जाए पोल से लेकर फोकस के बीच में। यानी कि उत्तल दर्पण जैसी पेपर में आप देखो, आप समझ जाना कि केवल एक लाइन अगर पढ़ रखे तो उत्तल दर्पण का क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर केवल इमेज सीधी ही बनाता है, जिस ऑप्शन में उल्टा लिखा है तो गलत है। कॉन्वेक्स मिरर इमेज केवल पोल से फोकस के बीच में ही बनाता है, और कहीं इमेज बनी है तो ऑप्शन गलत है। कॉन्वेक्स मिरर इमेज केवल छोटी ही बनाता है, इमेज बड़ी या बराबर है तो ऑप्शन गलत है। तो ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे भी होंगे, आभासी तो होंगे जब सीधे हैं, और साथ में क्या होंगे, छोटे होंगे, और केवल कहां बनेंगे, पोल से फोकस के बीच में। तो यहां पर लिखेंगे हम ऑल इमेजेस by convex mirror, all images by convex mirror are erect, virtual and diminished। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं, ये लाइन बेटा आपको लिए एकदम बिल्कुल एक मंत्र की तरह याद कर लेना। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे भी होंगे, आभासी होंगे और साथ में होंगे छोटे, और आपको पता है पोलर फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपसे 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फटाफट इसे कंप्लीट करेंगे सभी। इस चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। विजेंद्र में कहना सर मैंने आज ही बैच लिया है, मुझे अरे आज ही लिया है, इस बैच में तो एडमिशन क्लोज हो गए हैं 25 में, अब तो 26 में चल रहे हैं। साइंस स्पेशल, रेलवे स्पेशल में इसमें कैसे एडमिशन हो गया तुम्हारा भी? और इसने आज ही बैच लिया है तो भैया वो पहले पीछे क्लास कंप्लीट करो तब आओ लाइव क्लास में ना, ऐसे नहीं कि जब मन करा क्लास में आ गए। कम से कम जहां से हमने लेंस मिरर पढ़ाना शुरू किया है वहां से तो कम से कम पढ़ के ही आओ। अमाना उल्लाह, विजेंद्र, मीना, विकास, शेखर, सुदर्शन, लिखो ये। हो गया? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, इस सीडीएस के पेपर एग्जाम का क्वेश्चन है। उसने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान सुनना शब्दों को, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण यदि किसी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर बना रहा है तो बताओ वस्तु कहां रखी होगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण किसी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, वस्तु कहां पर रखी होगी।
ये आपको बताना है। करो। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण किसी वस्तु की इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है तो वस्तु कहां रखी होगी? बी कुंदू ने सही लिखा है, शुभम कुमार ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया एकदम, जो हम सुनना चाह रहे थे, एकदम परफेक्ट लाइन में। देखो गलत कर दिया ना एकदम बच्चे ने, कहना नितेश ने कर दिया गलत। मिस्टर सचिन का सही है, शेखर यादव का गलत है, इसे केवल कमेंट बाजी में इसका ध्यान है, आंसर इसका एक भी ठीक नहीं आएगा। निखिल ठाकुर का गलत है, सचिन यादव का सही है, रोहित कुमार का महा गलत है। देखो बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ने इमेज बनाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आपको सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज बना ही नहीं सकता, क्यों झूठ मूठ का क्वेश्चन पूछ रहे हो? आपको बोलना चाहिए था कि ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर जब आप कह रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा इमेज पोल से फोकस के बीच में बनाता है, इसके अलावा तो ये कहीं और इमेज बना ही नहीं सकता। ये वर्जित क्षेत्र है, इसमें इमेज नहीं बनेगी, इस क्षेत्र में इमेज बनेगी ना सेंटर पे बनेगी। ज्यादा बच्चा गलती पता कौन सा क्वेश्चन करता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है, अनंत पे, बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि वस्तु फोकस पर रखी होगी। भैया आपको बोलना है कि इन्फिनिटी पे इमेज बना ही नहीं सकता, ये सेंटर पे इमेज बना ही नहीं सकता, बियॉन्ड सेंटर बना ही नहीं सकता, फोकस सेंटर के बीच में बना ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इस क्षेत्र में प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, इस क्षेत्र में प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। इन दिस रीजन इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस क्षेत्र में इमेज नहीं बनेगी, कहां से लेके फोकस से आगे बढ़ के और इन्फिनिटी तक, इसमें बनेगी नहीं। अच्छा अगला लिखेंगे यहाँ पे हम, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन है, ये बेटा पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, एक से कम होगी या ज्यादा होगी या एक के बराबर होगी? सोच के बताओ अगर आप शुरू से क्लास ले रहे हैं तो। कॉन्वेक्स मिरर जो है, उत्तल दर्पण जो है, इसकी मैग्निफिकेशन बताओ। देखो आपको पता भैया कॉन्वेक्स मिरर तो केवल सीधी इमेज ही बना रहा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन तो केवल पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अच्छा इमेज छोटी बना रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी और साथ में होगी एक से कम। देखो कनकेव मिरर बेटा सीधी इमेज बना रहा था, कनकेव भी, लेकिन कनकेव मिरर जो सीधी इमेज बना रहा था वो बड़ी बना रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो सीधी इमेज बनाएगा वो कैसे बना रहा है, छोटी। ध्यान रखना इस बात का, फर्क है दोनों की इसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल देख लेना आप, इसमें रूल देख लेते हैं सेम वैसे ही। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। देखो अगर आप बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण इस कॉन्वेक्स मिरर पर डालोगे तो कॉन्वेक्स मिरर तो आपको पता डाइवर्जिंग है, ये फैल जाएगा, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो ऐसे फैल जाएगी। तो अगर आप इसे पीछे की तरफ को बढ़ाओगे तो ये रे आपको फोकस से पास करती हुई दिखेगी। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की जो किरण है वो मिरर से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अगर हम उसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस से पास करती हुई दिखेगी। देखो कनकेव मिरर में क्या हो रहा था कि जो पैरेलल रे आ रही थी वो मिरर पर टकराने के बाद सीधे फोकस से पास हो रही थी, यहां पर रे फोकस से पास होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे रे जो आई, ये रे क्या करता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा रखा है क्लास में आपको पहले ही, ये डाइवर्जिंग प्रकाश की किरणों को फैलाता है।
तो जैसे इसके ऊपर कोई प्रकाशीय किरण टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर उसे हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस से पास करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर रे जो है फोकस से पास करती हुई दिखेगी, फोकस को एक्चुअल में नहीं मीट करेगी, वो फोकस से पास करते हुए लगेगी अगर उसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं दूसरा रूल, ये पोल है, ये फोकस सेंटर इन्फिनिटी। अगर बेटा कोई रे जो है कॉन्वेक्स मिरर में अगर वो फोकस की तरफ जा रही हो, अगर वो फोकस की तरफ को जा रही हो, यानी कि अगर कोई रे ऐसी है वो जो फोकस की तरफ जा रही है, यानी कि अगर ये मिरर ना होता यहाँ पे तो फोकस से पास कर जाती है। अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देखो इसका उल्टा है, देखो जो रे पैरेलल जा रही है वो टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, उसे पीछे की तरफ बढ़ाया तो फोकस से पास करती हुई दिखेगी। तो जो फोकस की तरफ को जा रही है तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल। बस वहां पर क्या था, कनके में यहाँ पर काम सच में हो रहे थे कि पैरेलल वाली टकरा के फोकस से पास कर रही थी, फोकस से पास करने वाली टकरा के पैरेलल हो जा रही थी। यहाँ पे जो फोकस की तरफ को जाते हुए लग रही है, जो फोकस की तरफ को जाते हुए लग रही है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल जा रही है वो टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से पास कर रही हो। ठीक। तीसरा, तीसरा रूल क्या है इसमें, रूल नंबर 3, ये हमारे पास में पोल है, फोकस सेंटर इन्फिनिटी। बट अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर की तरफ को जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को, तो उसके साथ क्या होगा, तो देखो जो फोकस की तरफ को जा रही थी वो टकरा के पैरेलल हो गई थी, जो सेंटर की तरफ को जाती है ना, अगर कोई रे ऐसी हो कि अगर ये मिरर ना होता तो सेंटर से पास कर जाती है, अगर कोई रे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जा रही है तो मिरर पर टकराकर उसी पाथ पर लौट आएगी। कनकेव में क्या था कि अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है तो टकरा के उसी पाथ पर लौट आएगी। यहाँ पे सेंटर से पास नहीं कर रही, जो सेंटर की तरफ को जाते हुए लग रही है, जो रे सेंटर की तरफ को जाते हुए लग रही है वो भी टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस लौट आएगी। रूल नंबर 4 क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, फोकस सेंटर इन्फिनिटी। अगर कोई बेटा रे जो है ये पोल पे जाकर टकराए प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष से अल्फा एंगल पर, तो टकराने के बाद भी ये क्या करेगी, अल्फा एंगल पर ही वापस आएगी। तो जैसे वहां पे रूल थे, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ को जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उसी पाथ पर लौट आएगी। अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर, सॉरी, उत्तल दर्पण का कोई प्रकाश की किरण पोल पर टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाते हुए, तो जब वापस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद तो भी एंगल कितना बनाएगी, अल्फा। अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल जा रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से पास करते हुए लगेगी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, और जब आप इन्हें पढ़ो तो साथ में इस कनके वाले से रिलेट करते हुए पढ़ना कि यहाँ पे रे सेंटर से पास करती है तो टकरा के उसी पाथ पे लौटेगी, वहां सेंटर की तरफ को जाते हुए लग रही है तो जो सेंटर की तरफ को जा रही है वो वापस उसी पाथ पे लौटेगी। ये वाला तो सेम ही है दोनों में, है ना। इसके अलावा फोकस से पास करने वाली पैरेलल हो रही है, वहां पे जो फोकस की तरफ को जाते हुए लग रही है वो टकरा के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये कुछ इसके रूल थे। ठीक है, अब बाकी मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी ना हो जाए। एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज क्या बनाता है, हमेशा इसमें एक लाइन रटनी है मंत्र की तरह, इमेज बनेगी सीधी, आभासी और छोटी। तो अगर ये इमेज सीधी बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, छोटी बनाएगा तो एक से कम ही होगी। इसमें ये वाला नाटक नहीं होगा एक से ज्यादा, एक के बराबर, एक से बड़ी। इमेज बनेगी केवल और केवल एक से छोटी। ठीक, एक क्वेश्चन जो है, एक ये वाला और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 21 करो, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में।
हाँ, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। इसने पहले क्या लिखा है, कौन सा कथन सही है। कह रहा कनकेव मिरर हमेशा बनाता है रियल एंड इनलार्ज इमेज। बेटा कनकेव मिरर जो है रियल का मतलब होता है उल्टी इमेज। क्या केवल उल्टी इमेज बनाता है कनकेव? उल्टी बनाता है, सीधी बनाता है, छोटी बड़ी सब साइज की बनाता है, गलत हो गया। कॉन्वेक्स हमेशा बनाता है सीधी और छोटी, बात बिल्कुल सही है। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स की एक से ज्यादा नहीं होती, एक से कम होती है, एक के बराबर होती है नहीं, तो 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मिरर फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।